अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान शाह और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत परेशान है कि बच्चों के पैदा होने के बाद मियाँ बीवी की आपस में लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि ऐसी सूरत हाल में घर का माहौल टोटली ख़राब हो चुका है। और अब वालिदैन को ये समझ नहीं आ रही कि इस माहौल के अंदर वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करेंगे और इन लड़ाइयों का, इन तल्खियों का बच्चे की पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ये लड़ाइयाँ कभी ख़त्म होंगी या अब ज़िंदगी भर ऐसे ही चलना है? और सबसे बढ़ के ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? जी दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स को हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको इनका बेहतरीन सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल फ्यूचर प्लान्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर प्लान चैनल का ये थीम है कि बी प्रोडक्टिव। कैसे हम आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी सोशल लाइफ हो, आपका कैरियर हो, आपकी जॉब बिजनेस हो, उसका बेहतरीन सोल्यूशन ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इन टॉपिक्स को जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और फिर इनका एक बेहतरीन सोल्यूशन लेने की बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें कोई शुबा नहीं कि शादी के बाद मियां बीवी की लाइफ बहुत तब्दील हो जाती है। ना सिर्फ तब्दील हो जाती है बल्कि बच्चों के बाद ये लाइफ बहुत मुश्किल और बाद औक़ात मुश्किल तरीन हो जाती है, खासकर उस वक्त कि अगर खुदा न खास्ता आजकल जैसे कि अक्सर होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो औरतों को बड़े ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, जिसे सी सेक्शन कहते हैं। जब खवातीन उस ऑपरेशन से गुजरती हैं तो उनकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट हो जाती है नॉर्मल लाइफ से। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही महदूद हो जाती हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो फिर अगर आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं तो आपकी लाइफ तो और भी मुश्किल हो जाती है। तो इसमें कोई शुबा नहीं कि बच्चों के पैदा होने के बाद लाइफ मुश्किल तो होगी, लेकिन उस लाइफ में लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये कहां से आ जाता है? ये सरासर आपकी मिसमैनेजमेंट और प्लानिंग ना होने की वजह से होता है। आप कहेंगे कि भाई प्लानिंग और मिसमैनेजमेंट वो कैसे? तो मेरे इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से और समझ के सुनिएगा। दोस्तों, आप लोग जब अपनी शादी करते हैं, लड़की लड़के वाले, तो आपस में एक दूसरे में क्या चीजें आप लोग ऑब्जर्व करते हैं जब फैमिलीज मिलती हैं? नॉर्मली 4-5 चीजें होती हैं कि फैमिली अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं एक दूसरे के अंदर? इसके अलावा आप किसी भी चीज को प्रायोरिटी पे नहीं रखते। ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ शादी करने के लिए, लेकिन शादी के बाद शादी को चलाने के लिए जो मामला इंपॉर्टेंट है वो टोटली और हैं, जिनके ऊपर आपका फोकस ही नहीं जाता। और जब आपका फोकस नहीं जाता तो मुझे बताएं कि अगर एक गाड़ी को एक तरफ एक रिक्शे का या छोटी गाड़ी का टायर लगा दिया जाए, दूसरी तरफ उसको बड़ी बस का टायर लगा दिया जाए, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? वो गाड़ी नहीं चलेगी, बल्कि वो बहुत बुरी तरह पिटेगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम लड़की लड़के की शादी करते हैं तो हम ये मामला तो देख लेते हैं जो शादी करने की हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये जो लड़का है ये बहुत गुस्से वाला है और वो जो लड़की है वो भी बहुत गुस्से वाली है। क्या इनका निभाव हो पाएगा? हम ये नहीं देखते कि ये लड़की बहुत लेजी है, वो लड़का भी बहुत लेजी है, ये लड़की बहुत गैर जिम्मेदार है, वो लड़का भी बहुत गैर जिम्मेदार है। तो क्या इन दोनों की शादी होनी चाहिए? आप जब मामला को ऐसे देखेंगे तो फिर आप एक अच्छा पेयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो ज्यादा कसूर मैं कहूंगा वहां पे हमारे पेरेंट्स का कसूर आ जाता है, वालिदैन का कसूर आ जाता है, बड़ों का कसूर आ जाता है कि जो लड़का 25-30 साल का होता है, जो एवरेज एज है शादी की, उसमें वो यही चीजें देख रहा होता है, भाई लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बाकी मामला को तो उसको पता ही नहीं होता क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। ये वालिदैन होते हैं जो बड़े होते हैं, वो अपने बच्चे को एक बेहतर सलाह दे सकते हैं। सलाह देनी चाहिए, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ वालिदैन बच्चे को फोर्स करते हैं कि नहीं शादी इधर ही करोगे तो मैं खुश हूं, वरना मैं खुश नहीं हूं। अरे बाबा, शादी उस बच्चे ने करनी है, आपने उसकी पर्सनैलिटी देखनी है और फिर जिससे वो शादी कर रहा है उसकी पर्सनैलिटी देखनी है और फिर आपने देखना है कि ये रिश्ता अच्छा चलेगा कि नहीं। हमारे यहाँ चीज को नहीं देखा जाता। ये चीजें आगे जाके बहुत खराब करती हैं और ये वो बुनियादी वजह है जो बाद में आपको आपस में लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन और टेंशन देती है। तो एक तो हो गई ये वजह। अब दूसरी वजह भी आपको बता देता हूं। जब शादी के बाद आपका हनीमून पीरियड चल रहा होता है, लड़का भी बहुत खुश है, लड़की भी बहुत खुश है, और जैसे ही बच्चे का प्रोसेस शुरू होता है तो लड़के बेचारे को तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि बेचारी खातून के अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं, वो किस प्रोसेस से गुजर रही है। और ये प्रोसेस जब 1 साल का ये जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में खवातीन को बहुत सारी चेंजेस से गुजरना पड़ता है।
और वो ख़वातीन के लिए बहुत ही मुश्किल होती हैं। उनके लिए अपनी लाइफ में पहली दफ़ा वो सारी ऑब्जर्वेशन होती है और लड़का इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। जब लड़का इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता और वो पहले ही उसकी जो शादी है वो गुस्से वाला है या किसी इस तरह के बिहेवियर का मालिक है, और वो जब लड़की को ऐसे देखता है कि यार कल तक तो सब कुछ ठीक था, शादी बहुत अच्छी चल रही थी, एक हनीमून पीरियड चल रहा था, अब ये इतने ज़्यादा ड्रामे क्यों करती है, उसको वो ड्रामे लग रहे होते हैं। जब उसको ड्रामे लगते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोनों में एक खिंचाव सा आ जाता है। वो लड़की, वो खातून जो बहुत खुशी से अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती है, वो कहती है इसको तो मेरी परवाह ही नहीं है, मैं इतनी टेंशन में हूँ, मैं इतने मुश्किल से गुजर रही हूँ, लेकिन ये मेरी परवाह नहीं करता। तो दोनों के दरमियान एक खिंचाव आ जाता है, एक फासला आ जाता है। ये फासला और बढ़ना शुरू हो जाता है जब आपके बहुत सारे मामला भी इस वजह से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद तो मर्द हजरात को वैसे ये समझना चाहिए कि औरत बेचारी किस कदर मुश्किल टाइम पीरियड से गुजरती है जब वो बच्चे को पैदा करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम भी है कि मर्द तो माँ का हक अदा ही नहीं कर सकता, चाहे वो जितनी मर्जी खिदमत कर ले। तो औरतें इतनी मुश्किल से उस प्रोसेस से गुजरती हैं और हम मर्द हजरात इस चीज़ को नहीं समझते, मेजॉरिटी इस चीज़ को नहीं समझते कि उन्होंने इस बच्चे को पैदा करने के लिए, दुनिया में लाने के लिए कितने मुश्किल फेजेस से अपने आप को गुजारा है। और फिर जब आपके यहाँ बच्चा ऑपरेशन के बाद पैदा होता है, सी सेक्शन के बाद पैदा होता है, तो फिर तो बेचारी खवातीन के साथ और भी बहुत जुल्म हो जाता है। उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत महदूद और लिमिटेड हो जाती है, जबकि मर्द को इस चीज़ का पता नहीं होता। और उसके साथ फिर बच्चे को पालना, उसकी परवरिश करना, ये और भी मुश्किल काम है। इस वजह से आपकी जो लाइफ है वो आपको टफ लगना शुरू हो जाती है, और उस पे सोने पे सुहागा आपका वो बिहेवियर जो प्लानिंग के बगैर आप लोगों की शादी हुई होती है, वो और उस पर पेट्रोल डालता है और ज़्यादा आपको टेंशन और लड़ाइयाँ और झगड़े बढ़ जाते हैं। चले, अब जो हो गया सो हो गया। आप जिंदगी में इस जगह पे, इस मकाम पे आ गए कि आप इस जिंदगी को गुजार रहे हैं। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हम जो जिंदगी गुजर चुकी है उसको तो कुछ हटके नहीं कर सकते, हम अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप दोनों गुस्से वाले हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यार हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या हम दोनों गुस्से वाले हैं। अगर दोनों गुस्से वाले हैं तो दोनों को ज़रा धीमा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों इसी बिहेवियर, इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाते रहेंगे तो ज़िंदगी में बहुत लड़ाइयाँ होंगी आगे चल के। अगर दोनों बहुत लेजी हैं तो फिर किसी एक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और बच्चों के बाद अल्लाह ताला ने कमाल किया है, वैसे बच्चों के बाद आपके अंदर ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के बाद आप में आना शुरू हो जाती है। माँ में सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि माँ उस बच्चे का दर्द महसूस करती है, उसकी धड़कन महसूस करती है। वालिद भी करता है लेकिन माँ ज़्यादा महसूस करती है। तो अगर आप लेजी हैं तो आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की वजह से आ जाती है, आप थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मुश्किल आएगी, ये याद रखें, बच्चा आपको तंग करेगा। एक बच्चा पालना एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे एक पूरे के पूरे अलग घर को संभालना अपने घर के साथ। कैसे संभाल पाएंगे आप? नहीं संभाल पाएंगे। एक छोटा बच्चा इतनी हर्डल शुरू में देता है, उसको डिसिप्लिन में लाना, उसकी तरबियत करना, ये बहुत मुश्किल फेज होता है। इसमें आपको बिल्कुल स्ट्रक होना पड़ता है, जीरो की स्पीड से चलना पड़ता है। मुझे बताएं, एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल ठीक फिट फाट हो, दौड़ता भागता हो, और एकदम उसकी स्पीड जीरो पे लगा दी जाए कि अब आपने बिल्कुल इस चूंटी की रफ्तार से चलना है, इस बच्चे के साथ आपकी लाइफ ऐसे ही गुजरेगी, आपको कैसा लगेगा? सलाम है उन खवातीन पे, सलाम है उन औरतों पे, सलाम है उन माओं पे जो ऐसे अपने आप को स्ट्रक करती हैं और बच्चों को पालती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, और फिर हमें उनके लिए कोऑपरेटिव होना पड़ेगा। हमें अपनी खवातीन के लहज़ो लहजे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रही होती हैं। उस वक्त अगर आप उनके लहज़ो लहजे को बर्दाश्त नहीं करते, आप बल्कि उस पर जल्दी पे तेज छिड़कते हैं, तो फिर ये लड़ाई बढ़ जाती है और अल्टीमेट में आपकी लड़ाई होती है। और आपका छोटा बच्चा, जी हाँ, छोटा बच्चा आप उस सामने याद रखें, आप उसको 100 बातें कर लें वो नहीं समझेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली उसके सामने जो काम कर रहे होंगे वो उसको ऑब्जर्व करेगा और उसका नतीजा अपने ऊपर लेगा। जब आप बच्चे के सामने लड़ाई कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पे जा रहा है, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है और इनसाइड वो उसके रिजल्ट निकाल रहा है कि यार मेरे मम्मी पापा जो हैं ये खुश नहीं है इस लाइफ से, ये इस प्रोसेस से खुश नहीं है, जो मैं ज़िंदगी जिस घर में गुजार रहा हूँ वो एक हैप्पी लाइफ नहीं है। अल्टीमेटली उसके दिमाग में ये चीज़ें घुसती जा रही है। जब आप खुद सोचें, एक छोटा बच्चा जिसने अभी ओपनिंग करनी है, शुरू में उसके दिमाग में ये घुसता चला जाए कि ये लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इससे खुश नहीं है, यहाँ बड़ी मुश्किल है, ये वो एक ऐसी
टेंशन और कश्मकश में अपनी जिंदगी की ओपनिंग करेगा, जो पूरी जिंदगी उसके दिमाग में घुसी रहेगी और वो बंदा कभी कंफर्टेबल नहीं होगा, वो कभी रिलैक्स नहीं होगा, हमेशा टेंशन में ही रहेगा, दूसरों को भी टेंशन देगा। तो आप ऐसा ना करें, आप अपने आप को कंट्रोल में रखें और अपनी खवातीन के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन बना के रखें। और बच्चों के प्रोसेस के दौरान अगर वो गुस्सा करती हैं, अगर वो आपके दरमियान कोई बदमज़गी होती है, तो एक को ब्रेक लगा के रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम आएगा कि आप अपने पार्टनर को अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों एट द सेम टाइम अगर एक तरह की बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे, जो गुस्से वाला होगा, जो टेंशन वाला होगा, तो फिर उससे मामला और ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, आपकी लाइफ इस वक्त जहाँ कहीं है, वेरी गुड, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप उस लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। आपकी थिंकिंग ये है, जो इंटेंशन होती है इंसान आखिर वो अचीव कर लेता है, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात, आप अपनी आने वाली लाइफ को अभी से प्लान करें कि साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। जैसे कि आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो स्कूल जाएगा, तो स्कूल के हवाले से आपको चीजें जानना बहुत जरूरी होता है कि स्कूल में बच्चे के क्या मसले मसाइल होते हैं और आपकी लाइफ में उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आपकी पेरेंट्स की लाइफ किस तरह चेंज हो जाती है। तो आप इस चीज को समझें, अपनी इस प्लानिंग को अभी से सेट करना शुरू कर दें, ताकि जब वो वक्त आए तो आपको कुछ अजीब ना लगे, मुश्किल लगे, अजीब ना लगे, टेंशन ना क्रिएट करे। आपको पहले से जब पता होता है कि ये चीज होनी है, तो आप बड़े रिलैक्स अंदाज में जरा हार्ड वर्क करके उसको करते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे आप करेंगे तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। और दूसरा, मैं अक्सर कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और कुरान पाक की सूरत में अल्लाह का कलाम हमारे पास मौजूद है, और नमाज की सूरत में तो हम खुद अपने रब से बात कर सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ बहुत मुश्किल चल रही है तो कुरान और नमाज का सहारा लें। जब आप इन चीज़ों का सहारा लेंगे तो यकीन करें आपकी लाइफ में बहुत सुकून आना शुरू हो जाएगा। आपको ये भी समझ आ जाएगी ये टाइम पीरियड एक आर्जी टाइम पीरियड है, असल जिंदगी आगे है, आपने बस इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। जी व्यूअर्स, आई होप आपको मेरा ये पैगाम अच्छा लगा होगा। इस पर बहुत बात हो सकती है और मैं किसी और सेशन में भी इस पर बात करूंगा, लेकिन एक ही सेशन में इतनी लंबी बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को बोर करूं। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से अपना फीडबैक दीजिएगा। रिजवान शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।